नमस्कार, जय हिंद। आज जो है हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, जो कि आज हमारा नया टॉपिक है हरित क्रांति। सबसे पहले जानेंगे कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति से तात्पर्य है कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इनोवेशंस करना, मतलब कि उसमें नए नए चीज़ों का खोज करके और उसमें क्या लाना, एक रिवोल्यूशन लाना, क्रांति लाना। जैसे कि 1966 से पहले हमारे देश में ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिस वजह से हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बहुत ही कम थी, जिस वजह से आए दिनों अकाल और निम्न चीज़ों को हम लोग देखा करते थे, जिस वजह से लोग जो हमारे देश में भुखमरी की जो स्थिति थी वो अति गंभीर थी। हुआ कुछ ऐसे कि 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सबसे पहले हरित क्रांति का, इन्हें फादर भी बोला जाता है, यानी कि ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस इनको बोला जाता है। इन्होंने क्या किया कि जो HYV सीड्स होते हैं, यानी कि हाई यील्डिंग जो वेराइटीज वाले सीड्स होते हैं, उसमें उन्होंने उस तरह के सीड्स का प्रयोग करके एग्रीकल्चर सेक्टर में एक रिवोल्यूशंस लाया। अब समझेंगे कि HYV सीड्स क्या है। HYV सीड्स से तात्पर्य है कि जो सीड्स होता है उसका क्रॉस पॉलिनेशन करके एक नए सीड्स का जन्म देना। उससे क्या होता है कि उत्पादन क्षमताएं बढ़ जाती है, पौधे का हाइट्स कम हो जाता है और कम क्षेत्र में अधिक प्रोडक्शन होने लगता है। तो ये HYV सीड्स का इन्होंने प्रयोग करके मैक्सिको में, क्योंकि ये थे अमेरिका के, लेकिन उन्होंने मैक्सिको में जाकर के ये प्रयोग किया और उसका जो प्रतिफल देखने को मिला काफी सराहनीय था, जिस वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति के जन्मदाता। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये विलियम गुआर्ट थे। बहुत सारे एग्जाम में ये आ चुका है कि विलियम गुआर्ट ने हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। लेकिन क्वेश्चन जो ज्यादातर आते हैं हरित क्रांति से, वो आते हैं भारत के सापेक्ष में, कि भारत में हरित क्रांति की क्या क्या चीजें हम लोगों को देखने को मिला। तो सबसे पहले समझेंगे कि भारत में इसका क्या रिजल्ट रहा। हम जानेंगे कि जब हमारे देश में, जब हरित क्रांति से पूर्व यानी आजादी के पहले भी अगर हम देखें तो 1943 में एक भयंकर अकाल पड़ा। लगभग उस अकाल में 40 लाख लोगों की मृत्यु हुई। अब अकाल से तात्पर्य क्या है, यानी कि भूखमरी का एक सबसे बड़ा सिंबल है अकाल। तो क्योंकि उस समय, उस दरमियान, क्योंकि हम लोग के ज्यादातर फार्मर्स जो होते हैं वो मौसम पे डिपेंड होते हैं कि बारिश हुआ तो हम खेती करेंगे, तो उस समय भी कुछ ऐसा ही था। और HYV सीड्स तो थे नहीं, काफी कम प्रोडक्शन होता था, पॉपुलेशंस भी थोड़े बहुत उसके कंपेयर में अधिक थे, जिस वजह से ये जो था लगभग बंगाल में 40 लाख लोगों की मृत्यु, ये काफी एक कलंकित समय था उस समय का जो दौर चल रहा था। तो उसके दौरान भी आगे भी कुछ, जब तक आज़ादी भी नहीं मिली थी, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज देखने को मिले। लेकिन आज़ादी के बाद भी लगभग 20 साल हमारे लिए क्या रहा, काफी एक चुनौती भरा संघर्षपूर्ण जीवन किसानों के लिए रहा, जिस वजह से और भी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती थी, समय समय पे अकाल, भूखमरी। तो भारत जो पूरे विश्व के पटल पे एक बहुत अति विकसित देश के रूप में देखा जाता था। लेकिन 1966-67 में हमको सैल्यूट करना चाहिए ऐसे वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का। इन्होंने एक ऐसा क्रांति ला करके भारत में रख दिया, जो कि आज हम घर पे बैठ के आराम से रोटी तूर रहे हैं, ये इन्हीं का वरदान है, जो आज हम खुशी पूर्वक, या घर में जो बैठ के रोटी और चावल वगैरह जो लेते हैं, यही वैज्ञानिक है, खास करके इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने क्या किया कि जो गेहूं और चावल, क्योंकि मुख्य रूप से दो ही ऐसे फसल है जो कि हम खाद्यान्न रूप में उपयोग करते हैं खाने के यूज में। तो 1966-67 में इन्होंने MS स्वामीनाथन ने क्या किया कि HYV सीड्स का इंपोर्ट करवाकर, क्योंकि उस समय कृषि मंत्री जगजीवन राम थे, इन्होंने भी काफी सराहनीय योगदान किया, जिस वजह से इन्होंने इन वैज्ञानिक ने ये बहुत हद तक हमारे क्षेत्रों में किसानों के माध्यम से इस तरह की खेती करवाकर, और लगभग क्योंकि हरित क्रांति का मुख्य रूप से दो फसलों पे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, जो कि गेहूं और
गेहूं और धान थी, लेकिन सबसे अधिक गेहूं पे। तो हम देखेंगे कि 1964 में जो 120 लाख टन का उत्पादन हुआ करता था, वो हरित क्रांति के बाद यानी 1968 में 170 लाख टन रहा। क्योंकि हरित क्रांति का जो समय था 1966 से 67 तक, ये याद रखिए 1966 से 67, तो ये 1968 में 170 लाख टन देखने को मिला। और उससे पूर्व यानी कि आजादी से पहले तो देखिएगा तो 1 हेक्टेयर में नहीं, 1 हेक्टेयर मतलब होता है हमारे 79 कट्ठा, लगभग 4 बीघा। उस टाइम 8 केजी, कितना ये कम प्रोडक्शन होता था, आप समझ सकते हैं 1 हेक्टेयर में 8 केजी लगभग चावल या धान की फसल का उत्पादन होता था, बस इतना ही। तो ये बहुत बड़ा गैप था, जिस वजह से ये हमारे जो ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति आया, तो इसका प्रभाव आप समझ सकते हैं कि कितना हद तक पड़ा, जिस वजह से हम लोगों को अब हम दूसरे देश पे आश्रित नहीं रह गए, इंपोर्ट करवाने के चक्कर में यानी आयात करवाने के चक्कर में हम नहीं रहे, और जिस वजह से हमें एक बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिला इस सेक्टर में। तो ये HYV सीड्स का काफी योगदान रहा। लेकिन आज जो हम देखेंगे, जो आज भी हमारे किसानों का जो हाल है वो आपसे छुपा नहीं है। आज भी किसान आए दिन आत्महत्या करते हैं। इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है? इसके पीछे का मुख्य वजह है कि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि जमीनी स्तर पर किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कि ये जो करंट गवर्नमेंट्स है वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स को दोष लगाएंगे, प्रीवियस गवर्नमेंट्स जब आएंगे तो वो करंट गवर्नमेंट्स के बारे में बताएंगे, इनका जो योजना है वो एक भी सही ढंग का नहीं है। लेकिन भुगत कौन रहा है? तो हमारे किसान भुगत रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 1947 में अगर किसान 1 रुपए कमाता था तो आज 21 रुपए कमाता है। तो आज 75 वर्ष हो गए आजादी को, अमृत महोत्सव मना रहे हैं लोग, गर्व से झंडा फहरा रहे हैं घर घर, और आज भी किसान हमारे सुसाइड कर रहे हैं। 21% मात्र जो है हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, उनका इनकम बढ़ा है। और जो बाबू साहब जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े ओहदे पर, उनका लगभग 200 और 300% सैलरी वगैरह इंक्रीज कर गया, लेकिन आज भी किसान 21%। शर्म की बात है कि जो आज किसानों की जो दुर्दशा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारे राजनेताओं हैं और जो उनके पॉलिसीज है, इसी वजह से आज ये भुगतने को देखने को मिल रहा है। नहीं तो हमारे किसान जो बैकबोन्स ऑफ इंडिया है, यानी रीढ़ की हड्डी है इस देश के, ऐसी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए थी। NSSO का एक रिपोर्ट कहता है, आप समझिएगा, NSSO एक ऐसी संस्था है जो कि अपना रिपोर्ट साल दर साल, लेकिन अब NSSO को भी बंद किया जा रहा है। ये रिपोर्ट बनाती है जिसमें बेरोजगारी और किसानों से जुड़े हुए चीजों को एक रिपोर्ट में साझा करती है। तो आप जान के आश्चर्य होइएगा कि NSSO रिपोर्ट्स कहता है कि आज भी किसानों को अगर दूसरा ऑप्शन मिले, दूसरा ऑप्शन अगर उनको मिलने लगे, तो वो 45% ऐसे किसान है जो कि छोड़ने को तैयार है। और भारत में लगभग आज भी 50% प्लस लोग फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और इसमें से रिपोर्ट बताता है कि अगर दूसरा ऑप्शन मिले तो 45% लोग छोड़ने को तैयार हैं। इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है? इसके पीछे का मुख्य वजह है हमारे सरकार की पॉलिसीज और हमारे सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य जो है, जो कि बिल्कुल सही ढंग के नहीं है। और किसान सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि यानी किसानों को 6,000 रुपए प्रत्येक साल दिया जाएगा, जो 1 दिसंबर 2018 को ये जो योजना आया, और किसानों के लिए 6,000 रुपए, 2,000 रुपए पर 4 मंथ्स में ये प्रोवाइड किया जाता है। और सोचिए आप 6,000 रुपए में क्या आता है? आजकल यूरिया का एक पॉकेट 2,000 का नहीं आता है, और 6,000 रुपए यानी 2,000 का 3 इंस्टॉलमेंट देकर के किसानों को, इसको तो किसान सम्मान निधि, किसान अपमान निधि नाम देना चाहिए। लेकिन सरकार तो को एक क्या मतलब कि एक दिखाना, ये 68,000 करोड़ का अभी वर्तमान में 2022 में ये बजट में पेश किया गया है, याद रखिएगा 68,000 करोड़। तो ये किस तरह का ये सम्मान है? ये तो खैर आप ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। आपको अगर ऐसा लगे कि किसान सम्मान निधि से किसानों को फायदा है तो जरूर बताइएगा। और कृषि बजट यानी कि इस साल का जो बजट आया है, कि सोच लीजिए हमारे किसान भाइयों और जो हमारे देश के बैकबोन्स हैं उनके साथ क्या मजाक होता है। किसान बजट में 1.2 लाख करोड़, यानी लगभग पूरे बजट का 3.1%, जो 50% लोग इनमें सम्मिलित थे उसके लिए मात्र 3.1%, 1.2 लाख करोड़। और अमेरिका जैसे विकासशील देशों से हम कहते हैं कि हम आंख में आंख मिला के बात करें। कैसे आंख में आंख मिला के बात करेंगे? शर्म कीजिए, केवल बातों से नहीं होता है, काम करना पड़ता है। भूपटल पे आके, जमीनी स्तर पे आके लोगों की जो आम समस्याएं हैं और किसानों की आम समस्याएं हैं उसको समझना पड़ता है। लेकिन बैठे बैठे दिल्ली में बैठ के भाषण करने से अगर बोल दीजिए आप कुछ, तो देशद्रोही हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं करंट गवर्नमेंट के बारे में। हमारे किसान के बारे में बात कीजिए तो आप देशद्रोही हैं, पाकिस्तान चले जाइए, वहां पे ये वो पता नहीं BR अम्बेडकर ने किस बात का फिर संविधान बनाया, किस बात का आर्टिकल 19 हमारे अधिकारों के बारे में बात करता है, किस बात का फंडामेंटल राइट्स हमारे अधिकार के बारे में बात करता है। तो आप कुछ मत बोलिए, बस न्यूट्रल रहिए, देखते रहिए। हिटलर ने एक बात सही बोला था कि अगर जो व्यक्ति जिंदा रहना ही विकास समझने लगे, समझ लीजिए उस देश की क्या स्थिति है। तो वही अभी हम शायद, अब इस पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए अमेरिका का, आप
लगभग लगभग 198 बिलियन। अब 198 बिलियन का मतलब समझ रहे थे, गिनते रहिएगा जीरो, 1 5 8 1 3 4 6 8 6 को सुनना, इतना रुपया होगा। तो सोच सकते हैं आप अमेरिका से बात करते हैं तो अमेरिका कहाँ है। और चाइना का जो है, चाइना आज भी 5332 केजी पर हेक्टेयर उत्पादन करता है, और हमारा जो भारत 1909 केजी पर हेक्टेयर उत्पादन करता है। ऐसा कि आप समझ रहे होंगे कि आज भी जो चीजें हैं, ना ही आज भी हमारे लगभग किसान जो हैं डिपेंड है मौसम पे ही सब कुछ डिपेंड है कि बारिश होगा तभी एग्रीकल्चर होगा। ना ही नदी जोड़ो परियोजना सफल हो पा रही है, ना ही डैम्स कोई है कि जो कि लिंक कनेक्ट करके नहरों द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाए, जिस वजह से प्रोडक्शंस बढ़े। ना ही फर्टिलाइजर्स के लिए आज भी मारामारी, यूरिया के लिए आज हमारे किसान लाइन में लगते हैं। क्या स्थिति है, खैर इस पे ना ही सोचे, ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो देशद्रोही हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं, तो हम आई थिंक हम समझ रहे हैं कि ये चीजें कितनी भयंकर है और कितनी भयावह है कि जो जिस देश के किसान आज भी ये 2022 के काल में आज भी अगर आत्महत्या कर रहे हैं, तो किस तरह के ये गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज हैं जो कि काम कर रही हैं। खैर ये जो था हरित क्रांति, इसमें बहुत सारे चेंजिंग हम लोग को देखने को मिला, और महत्वपूर्ण रूप से हमारे जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक स्वामीनाथन थे, इन्होंने एक बहुत ही अच्छे कार्य का संपादन किया, जिस वजह से आज हमको इसका प्रतिफल देखने को मिलता है। और आई थिंक आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आने वाले जो एग्जाम्स हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये सारे डाटाज हैं जो कि आप लोगों को याद रहना चाहिए, और हमको लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। जय हिंद।